नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है हुर्रियत के लीडर और चेयरपर्सन मिरवाइज उमर फारूक। भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत जिस वजह से रुकी है उसकी मुख्य किरदार है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान के एनएसए से मिलने पर अड़े हैं। कल हुर्रियत के 5 नेता दिल्ली आ रहे हैं। आज आमने सामने में हमारे साथ है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मिरवाइज उमर फारूक। आपके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि इस बार का जो टॉक था वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर होना था? तो आप क्या मानते हैं कि 1993 में जो दाऊद ने किया वो सही था? फारूक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। जी, आज मैं आपका वो आर्टिकल पढ़ रही हूँ जो आपने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, जिसमें आपने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे अगर उन दोनों के बीच बातचीत होगी और इसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा। तो फिर आप बातचीत में अड़ंगे क्यों डाल रहे हैं? आप देखिए, बुनियादी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान की जब हम रिश्तों की बात करते हैं और हम इनमें जब दोस्ती और ट्रस्ट की बात करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हमारा मसला भी तब तक हल नहीं होगा जब तक दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ नज़दीक ना आए। लेकिन जब भारत ये पोजीशन लेता है कि भाई हमें तो कश्मीर पे बात ही नहीं करनी है, हमें खाली टेररिज्म पे बात करनी है, हमें खाली एक इशू पे बात करनी है, जो मेन मुद्दा है कश्मीर का उसको बिल्कुल साइडलाइन करने की बात की जा रही है, इग्नोर करने की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा कश्मीर के लोगों को कि जो पिछले 60 सालों से 70 सालों से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी समस्या का हल निकले, हमारी प्रॉब्लम हल निकले। आज देखिए, कश्मीरियों की तीसरी जनरेशन है 47 के बाद से। बात यह है कि इस बार जो बातचीत होनी थी उसका जो बेस जो था वो ऊफा के टॉक्स थे। उस टॉक में कश्मीर मुद्दा नहीं था, उस टॉक में टेरर के ऊपर बातचीत थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज ये टेरर एक मसला है पाकिस्तान के साथ और कश्मीर दूसरा मसला है? आप उन दोनों को मिला करके पाकिस्तान आप लोगों को यूज कर रहा है और आप यूज हो रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें मैडम के इंडिया और पाकिस्तान का बुनियादी प्रॉब्लम ही कश्मीर का है, चाहे वो टेरर हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, फायरिंग हो, एलओसी हो, जो भी इस वक्त हो रहा है। आई मीन, इस बात से कौन इनकार कर सकते, ये सारा कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको जो कहते हैं ना कि लेट अस कैच द बुल बाय द हॉर्न, मैंने वही बात अपने आर्टिकल में कही है कि भाई ऊफा में तो ये भी तय पाया था कि इंडिया पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे बात करेंगे। तो कश्मीर से ज्यादा कौन सा आउटस्टैंडिंग इशू है और क्यों कश्मीर को इग्नोर किया जा रहा है? हमारी हैरानगी तो इस बात पे है कि ये तो वही हुकूमत है, बीजेपी तो वही एनडीए है, जिसमें वाजपेयी थे, जिसमें अडवाणी साहब थे। आपके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि इस बार का जो टॉक था वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर होना था? तो आप क्या मानते हैं कि 1993 में जो दाऊद ने किया वो सही था? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम नहीं मानते कि कोई भी दहशतगर्दी हो, कोई भी टेररिज्म हो, हम तो उसको कंडेम करते हैं। हम तो सबसे ज्यादा विक्टिम खुद हैं, कश्मीर के लोग, वायलेंस का और मारधाड़ का। यहाँ पे जो आप एक पहलू दिखाते हैं लेकिन दूसरा पहलू नहीं दिखाते। कश्मीर के हवाले से आप ये इस बात को जो है वो महसूस नहीं करते कि भाई कश्मीर के लोग जिन हालात में रह रहे हैं पिछले 20-25 साल में, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, काले कवानीन है, 9000 लोग कश्मीर में 20 सालों से लापता हैं, 6000 गुमनाम कब्रें हैं। तो इस पर तो कोई बात करता नहीं है। मैंने आपकी सारी बातें मानी, हमने कंडेम किया, सारी बातें मानी, लेकिन आप एक बात बताइए मिरवाइज की, आप अपने आप को दाऊद के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? बात टेरर दाऊद इब्राहिम पर होनी है, आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि आप एक ब्लंडर कर रहे हैं? देखिए, हमारा फोकस कश्मीर है, हमारा फोकस न टेररिज्म है, न ट्रेड है, न बाकी जो सरक्रीक है, न बाकी चीजें। हमारा फोकस सिंपल है कि भाई कश्मीर के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट कश्मीर का मुद्दा है। आपने कहा कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मगर ये शादी तो कश्मीर की, देखिए मसल तो प्रॉब्लम तो कश्मीर का है। क्या भारत और पाकिस्तान ये समझते हैं
देखिए उमर भाई साहब की जो ये बातचीत होनी थी उसका बेसिस है कि जो 1993 में जो मुंबई पर अटैक हुआ, जो दाऊद इब्राहिम अभी पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, तो जो एनएसए, जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो जाके वहाँ पर यहाँ सरताज अजीज़ को पुख्ता सबूत देने वाले थे। अब पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट आपको यूज़ कर रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है, वो आपको यूज़ कर रहा है और आप यूज़ हो रहे हैं। तो ठीक है, इसमें कौन सी बात है? टॉक्स हो, आए पाकिस्तान को, आप हुर्रियत को मिलने दें, आप अपना डोसियर जो भी आपको करना है, भारत को जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं दाऊद के हवाले से, मुंबई के हवाले से, बाकी उस पर करें। हम कहां खिलाफ है कि उस पर बात ना हो, हम कह रहे हैं कि तमाम इश्यूज पे बात हो, उस पर भी बात हो, कश्मीर पर भी बात हो। तो इससे भारत क्यों घबरा रहा है? मतलब कौन सा आसमान गिर पड़ेगा कि अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जाती है और बात करती है? ये तो हम 1994 से जा रहे हैं, जब भी कोई पाकिस्तानी डेलीगेशन आता है। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि जब अडवाणी साहब थे, वाजपेयी साहब थे, तब भी हम गए, बल्कि गए नहीं, बल्कि हमें तो पाकिस्तान जाने के लिए दस्तावेज भी दिए गए और कहा कि भाई भारत से भी बात हो, पाकिस्तान से भी बात हो, इंडिया पाकिस्तान भी आपस में बात करे। यही तो तरीका है आगे बढ़ने का। अगर अब भारत सरकार ये कह रहा है कि नहीं जी हमें नई रेडलाइंस डालनी है, हमें तो बिल्कुल कश्मीर का मुद्दा बात ही नहीं करनी, कश्मीरियों को लेना ही नहीं है, हुर्रियत का नाम भी नहीं सुनना है, तो ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा? लेकिन आपको नहीं लगता कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज की डेट में किसी तरीके से, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, यूज कर लेता और आप लोग यूज हो जाते हो? देखिए हमारा मुद्दा तो कश्मीर है। देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोई नई बात नहीं कह रही है। अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब भारत के साथ हमने बात की 1990 जो है वो 2006 में 2006 में 7 में, तब तो भारत ने बड़ी बात की हमसे, वाजपेयी साहब ने भी बात की, अडवाणी साहब ने भी बात की, मनमोहन सिंह से भी साहब ने भी बात की। तब हुर्रियत रेलेवेंट थी, तब हुर्रियत को यूज नहीं किया जा रहा था। तो क्या तब हुर्रियत को भारत सरकार यूज कर रही थी जब हमसे बात कर रही थी? लेकिन आज की डेट में कहा तो यह जा रहा है कि हुर्रियत जो है वो उसने घाटी में अपना रेलेवेंस ही खो दिया है, क्योंकि हुर्रियत जो है, अब देखिए तो आपकी जो पूरी जो ताकत थी उसे तो मुफ्ती लेके चले गए। नहीं, मेरी अगर रेलेवेंस नहीं है तो फिर क्यों घबरा रहे हैं आप? तो मिलने दें पाकिस्तानियों से, क्या फर्क पड़ता है? अगर हुर्रियत के साथ कोई नहीं है कश्मीर में और हुर्रियत की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, और हुर्रियत की रेलेवेंस तभी होती है जब कश्मीर में बम फटते हैं, जब कश्मीर में लोग सड़कों पर निकलते हैं, जब भारत फिर डेलीगेशन भेजता है, जब इंटरलोक्यूटर्स आते हैं, जब पार्लियामेंट डेलीगेशन आते हैं, तब हुर्रियत की याद आती है आपको। अगर हुर्रियत की कोई रेलेवेंस नहीं है तो फिर डर क्यों आपको? लेकिन एक बात बताइए, आपको लगता तो होगा कि जो रेलेवेंस हुर्रियत की आज से 10 साल पहले थी, वो रेलेवेंस तो अब खत्म हो गई। आपका जो स्ट्रेंथ था उसे तो मुफ्ती लेके चले गए ना। एक बात बताऊंगा, देखिए आप इलेक्शन और हुर्रियत का जो मामला है उसको मत जोड़िए। इलेक्शन एक अलग मसला है। इलेक्शन में सरकार आई गई, 47 से 9 इलेक्शन कश्मीर में हुए। कश्मीर की समस्या वही है। आज आप देखिए कि आज मैं नहीं कह रहा हूं, आपका मीडिया खुद कह रहा है, आज कश्मीर के लोग मजबूर फिर से किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल स्पेस हुर्रियत को नहीं दिया जा रहा है बात करने का, बात समझने का। आज कश्मीरी पढ़ा लिखा नौजवान, पोस्ट ग्रेजुएट फिर से बंदूक उठाने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, डायलॉग नहीं हो रहा है। तो मैं इससे हम क्या लें? लेकिन मुफ्ती की सरकार अपनी जगह है, वो सड़क बिजली पानी के मसले हल करें, लेकिन असल मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर की समस्या है। और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है वहां पर भी ये कहा गया है ये बताइए, आपको इलेक्शन हो ना हो उसका समस्या पे कोई हल नहीं पड़ेगा। कि बदलते वक्त के साथ अगर हुर्रियत भी कोई चुनाव लड़ती तो उसका एक पॉलिटिकल वजूद होता। आज आपसे सिर्फ हुर्रियत है, लेकिन क्यों आपसे बात करें? जनता आपको सपोर्ट वहां पे क्या कर रही है? थोड़े से 500-10,000 लोग खड़े हो जाते हैं और आप मानते हैं कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए। क्यों माने लोग? तो फिर आप हमें मुझे इतना बताइए, अगर हुर्रियत के साथ कोई नहीं है तो फिर भारत सरकार ने हुर्रियत से बात क्यों की? आप लोगों को तो पाकिस्तान पॉप अप करके रखता है, आप उसकी तरह वो जो चाबी भरता है बोलने लगते हैं। नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पाकिस्तान को छोड़िए, पाकिस्तान जो है वो उसको आप पिक्चर से निकालिए। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि एनडीए गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, वाजपेयी साहब ने, उसके बाद जो है वो मनमोहन सिंह साहब ने हुर्रियत से बात क्यों की अगर हुर्रियत के साथ कोई नहीं है? लेकिन मसला यह है कि ये आप लोगों की कन्वीनियंस का मसला है। जब आपको लगता है कि भाई बात कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं, तब तो दौड़े चले आते हैं आप
कि आइए हुर्रियत से बात कीजिए, कश्मीरियों से बात कीजिए। जब आपको लगता है कि नहीं हालात हम संभल रहे हैं और हम कश्मीरियों को जो है वो आर्मी मैनेज कर रही है, हालात उतने बुरे नहीं है, तो आप कहते हैं कि भाई कश्मीर का तो मसला ही नहीं है, हुर्रियत वाले कौन है, इनके साथ कोई नहीं है। आप लोग भी चुनाव में तो आ जाइए ना, एक बार चुनाव लड़के तो दिखाइए कि आपको पब्लिक का सपोर्ट है। चुनाव लड़ने से क्या होगा? मुफ्ती साहब ने चुनाव लड़ा ना, वो भी तो कश्मीर, उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा ना, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उनको सपोर्ट तो है, आपका सपोर्ट तो दिखता नहीं है। आपका सपोर्ट तो वही श्रीनगर के कुछ एरिया में झंडे दिख जाते हैं। देखिए दिल्ली सरकार ने क्या किया उनके साथ? वो जो उनका रेजोल्यूशन था ऑटोनॉमी का, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मुफ्ती साहब का जो सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ रूल का मामला था, उसको तो वो भूल ही गए हैं। अब तो वो बेचारे कह रहे हैं कि भाई हमें सैलाब के लिए पैसा वैसा दो ताकि कुछ इकोनॉमी आगे बढ़े, सड़क बिजली पानी के मसले हों। देखिए मैडम, कश्मीर का मसला आप इलेक्शन से ना जोड़े। मैं आपको एक ताजा मिसाल देता हूं। स्कॉटलैंड में क्या हुआ? क्या स्कॉटलैंड में इलेक्शन नहीं होते थे? लेकिन स्कॉटलैंड के लोगों ने रेफरेंडम करवाया। इलेक्शन और रेफरेंडम में फर्क आपको समझना है। वहां पर सिर्फ आपको भी ये समझना पड़ेगा कि स्कॉटलैंड और अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात थी तो वो दोनों का आपस मसला था। यहाँ तो पीछे से एक आपका पाकिस्तान खड़ा है जिसके आप लोग नुमाइंदे होकर के आप वहां पे बातें करते रहते, तो क्यों कोई आपसे बात करे? मैडम, पाकिस्तान को हमने फरीक नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो भारत ने फरीक बनाया। आप तो खुद कहते हैं कि कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। हम भी कहते हैं कि जी कश्मीर जो सारा जम्मू कश्मीर 14 अगस्त 1947 को था, आधा पाकिस्तान के पास है, आधा हिंदुस्तान के पास है। जब तक सारे कश्मीर को मिलाया नहीं जाएगा और लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, तो इसमें कौन सी हम नहीं बात कर रहे हैं। अब 50-60 साल हो चुके नहीं है कि वो एक बार shouldn't you people come clean and fight election? दुल्लत की किताब, अगर आपने उनकी किताब पढ़ी हो तो उन्होंने कहा है कि आप पर्सनली चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन आप पाकिस्तान से डर गए। इतना क्यों डरते हैं आप? देखिए चुनाव, मैं आपको ये कहूं नहीं, देखिए चुनाव से क्या होगा? देखिए क्या, लेट अस अज्यूम कि अगर चुनाव लड़ती है हुर्रियत और जीत के आती है, तो क्या हुकूमत हिंदुस्तान कश्मीर के मसले पे बात करेगी फाइनल सेटलमेंट पे? आप तो कश्मीर को एजेंडा पे लाने के लिए तैयार नहीं है। आप तो हुर्रियत को जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि हम वहां पे जाएं और बात करें। तो क्या भारतीय सरकार कश्मीर के डिस्प्यूट पे बात करेगी? यूएन रेजोल्यूशंस को या ट्राइपार्टाइट जरिए के मसले के जरिए हल करेगी? अच्छा ये बताइए कि अगर आप कहते हैं कि कश्मीर के हम नुमाइंदे नहीं है, एक मिनट, अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर के हम नुमाइंदे नहीं हैं, ठीक है, इसका कैसे फैसला किया जाए? आइए हम एक यहाँ इलेक्शन करें सिर्फ इसलिए कि कौन है कश्मीर के नुमाइंदे। तो इलेक्शन तो 9 बार हो चुके हैं, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए था ना। अगर आपके पास जनता का सपोर्ट है तो आप पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन वो इलेक्शन तो असेंबली के लिए है। असेंबली को छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बताने के लिए कि कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं। तो क्या मान लिया जाए कि मुफ्ती कश्मीर के नहीं है? क्या ये मान लिया जाए कि मुफ्ती और महबूबा कश्मीर की नहीं है? मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती सईद हो, महबूबा साहिबा हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, उनका एजेंडा लिमिटेड है सड़क, बिजली और पानी। खुद कह रहे हैं वो, हम नहीं कह रहे हैं। आप उनकी तकरीरें देखिए, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो सड़क, बिजली, पानी के मसले हल करने दीजिए, कश्मीर की समस्या के हवाले से हुर्रियत से बात कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से बना रखा है, पूरा माहौल बना रखा है कि बेचारा आम आदमी तो आपकी पॉलिटिक्स में पीछे ही छूटता जा रहा है ना। तो सड़क, बिजली, पानी तो एजेंडा बनेगा ना। आम आदमी को एक बेसिक चीजें चाहिए कि वो उसे सिर्फ हुर्रियत और कश्मीर की पॉलिटिक्स और उस पॉलिटिक्स में उलझे रहना चाहिए। देखिए आम आदमी तो बेचारा तब देखिए ना चैन की सांस लेगा ना जब आपने जो यहाँ 6 लाख फौज रखी है, इसको तो हटाइए ना। पहले आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स को तो हटाइए ना। हालात हमारे देखिए ना। आज आप ये कंफर्म कर दीजिए कि आज आप ये कंफर्म कर दीजिए कि आपकी जो तकरीर होती है उसमें पाकिस्तान के झंडे नहीं दिखाई जाएंगे तो फौज भी चली जाएगी। आप लोग भी तो ये मानिए। मैडम आप देखिए ना, आप तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे आज पहली बार आए हैं क्या? 47 से लेकर आज तक तो पाकिस्तान के झंडे भी आते हैं, हिंदुस्तान के झंडे भी आते हैं, इस्लाम के झंडे भी आते हैं, हर कोई चीज आती है। ये कौन सी नई बात है? असल मसला ये है कि तो आप इसको सपोर्ट करते हैं कि आसिया अंद्राबी जो है
वो नहीं, देखिए, श्रीनगर से बैठ के हाफिज सईद के साथ तकरीर करे, इसको आप सपोर्ट मैं करते हैं? अपनी बात कर रहा हूं, मैं हुर्रियत की बात कर रहा हूं, हुर्रियत की बात कर रहा हूं मैं। आप हुर्रियत की बात सुनिए। हुर्रियत की बात यह है कि भाई हम डायलॉग चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरियों को मिलके इस मसले को हल करना है, आज नहीं तो कल। अब हम बहाने नहीं बना सकते, अब हम हकीकत से भाग नहीं सकते कि भाई हम जो है वो इस मसले को और पीछे कर दें। मामलात आप देख रही है कहां पहुंच रहे हैं। आपने आम आदमी की बात की, मैं भी आम आदमी की बात कर रहा हूं। क्या आप इस बात से डरे हैं कि आजकल कश्मीर में, श्रीनगर में IS के झंडे भी दिखने लगे, उनका बैनर भी दिखने लगा है? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कौन कश्मीर के नौजवानों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ, रेडिकलिज्म की तरफ कौन पुश कर रहा है? हम ये महसूस करते हैं कि अगर कर रहा है। आज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो पाकिस्तान ही उनको पुश करेगा ना, और कहां से वो आएंगे? वो रास्ता तो वही है। नहीं, कौन आप क्या अभी नावेद आए, अभी नावेद जो है, जो पकड़ा गया, जिसे NIA ने पकड़ा, वो कहां से आया? देखिए मैडम, मैं कह रहा हूं कि जो छोटे लड़के निकलते हैं 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, जिनको पता भी नहीं है ISIS क्या है, जिनको पता भी नहीं है बोको हराम क्या है, वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि भारत जो है वो तैयार नहीं है हमारा मसला हल करने के लिए। वो हर चीज को पकड़ते हैं। एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बुनियादी वजह यह है कि यहां पे कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, यहां पे कोई स्पेस नहीं है। 10-10, 12-12 साल के लड़कों को आपने जेलों में डाल दिया है क्योंकि ये पत्थर चलाते हैं, क्योंकि ये जो है स्टोन पेल्टिंग करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सरकार कहती है कि हम स्टोन पेल्टिंग को डील करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे, क्रिकेट बनाएंगे, टेनिस खिलाएंगे। देखिए मैडम, मसला तो पहले हल कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि कल आपकी मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तक तो शेड्यूल वही है। कल का जो रिसेप्शन का प्रोग्राम है शाम का, उसमें हुर्रियत को दावत दी गई है और हुर्रियत का डेलीगेशन कल आ रहा है और हम मिलेंगे, बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को दिल्ली में नजरबंद कर दिया जाए तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती होगी, और क्या होगा। नजरबंद करना तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमको तो हर दूसरे दिन नजरबंद किया जाता है, हम नमाजों से रोका जाता है, ईद से रोका जाता है, जलसे जुलूसों से रोका जाता है। तो ये भारतीय जमहूरियत की एक और फतह होगी, डेमोक्रेसी की, कि अगर बात करने से रोका जाए। देखिए ना, हद तो ये है कि हम दिल्ली कोई बम लेके तो आ रहे हैं, हम दिल्ली कोई फतह करने आ रहे हैं, हम तो सिर्फ बात करने आ रहे हैं कि भाई बात कीजिए। दाऊद इब्राहिम में मीरवैज क्या बात करेंगे? दाऊद इब्राहिम की अगर बात होनी है तो उसमें मीरवैज क्या बात करेंगे? पूरा देश यही तो जानना चाह रहा है। देखिए ना, वो तो NSAs बात करेंगे जिस इशू पे उनको बात करनी है। NSAs को हम तो सिंपल ये सजेशन लेके कश्मीर से आ रहे हैं। आप सरताज अजीज से आप क्या बात करेंगे? पहले ये बताइए कि सरताज अजीज से आप क्या बात करेंगे और उस बात का क्या वजूद होगा जब भारत उसको मानने को तैयार नहीं है? वही तो हम कह रहे हैं कि क्यों मानने को तैयार नहीं है। अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, हम तो इस प्रोसेस को सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो हमें क्यों रोका जाएगा? क्यों हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? आप लोगों का इस बीच में, इस इंडिया पाकिस्तान की बातचीत में बीच में घुसना सिर्फ और सिर्फ पॉस्चरिंग है? नहीं, देखिए मैडम, कोई पॉस्चरिंग नहीं है। आप काइंडली इस बात को महसूस करें। अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए आप लोग इस तरीके की बातें हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए ये पॉस्चरिंग नहीं है, क्योंकि हम तो रोज इस प्रॉब्लम को जी रहे हैं, पिछले 70 साल से जी रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इसका हल हो, हम तो चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स खत्म हो और दोनों देश एक फाइनल सेटलमेंट करें इस मसले का, ताकि लोग चैन से, अमन से जी सकें। अच्छा, ये बताइए कि आपको थर्सडे को नजरबंद किया गया था श्रीनगर में, उसके 1-1.5 घंटे के बाद आप लोगों को छोड़ दिया गया। किसके फोन पर आप लोगों को छोड़ा गया? वो तो आप सरकार से पूछिए। हमें आज तक जब हमें बंद किया जाता है, न कोई बताता है कि बंद क्यों करते हैं। पुलिस आती है, ट्रक आती है, पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं, वो गेट बंद कर देते हैं, किसी को अंदर आने नहीं देते, और जब उनका मन चाहे निकल जाते हैं। कभी नहीं बताते कि बंद क्यों कर रहे हैं, कभी ये भी नहीं बताते कि खोल क्यों रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में तो पुलिस राज है। कोई हमारे मुफ्ती ने आपके लिए फोन, आप लोगों के लिए फोन किया और उन्होंने आप लोगों को छुड़वाया। वो तो वो कह सकती हैं, हमें तो नहीं मालूम कि बंद भी क्यों किया और छोड़ा भी क्यों।
अगर आपको लगता है कि आप इतने रेलेवेंट हैं, तो पूरा हिंदुस्तान यही तो बार बार आप लोगों से कहता है कि अगर आप नुमाइंदे हैं तो नुमाइंदे बन के आइए। दिल्ली आपको आने में कोई नहीं रोकेगा। आप अगर पॉलिटिकली करेक्ट होके आएंगे तो दिल्ली आपको कौन रोक सकता आने से? मैं आपसे एक बात सिर्फ कहता हूं, हुकूमत कहे, बीजेपी सरकार ये कहे कि ठीक है, वाजपेयी ने जो किया, अडवाणी ने जो किया वो गलत था, हुर्रियत से बातचीत नहीं होनी चाहिए थी, जो है ठीक है, वो इस बात को कहें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने हमसे बात की, हुर्रियत से बात की, तब जब हुर्रियत रेलेवेंट थी, आज कौन सी बात हो गई है? सिंपल क्वेश्चन हमारा ये है। लेकिन उसमें बहुत अगर अडवाणी और वाजपेयी गलत थे, जिसे बोलते ना इट हैज वाटर्ड डाउन, ये बहुत ज्यादा उसमें जिसे कहते हैं पानी सिर से निकल चुका है। अभी तो नहीं, आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे पता नहीं किसी बाबा आदम के जमाने की बात है। ये बस 5 साल पहले पर जो है, 5, 6 साल, 8 साल पहले बात है। लेकिन अगर वाजपेयी जी ने अपने बड़प्पन को दिखाते हुए कहा था कि हुर्रियत से बात करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने श्रीनगर में या कश्मीर में जिस तरीके से कंफ्यूजन और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, तो क्यों कोई आपसे सरकार बात करे? आपके आड़ में पाकिस्तान जो है अपनी सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज आपके आड़ में करता है और आपको चेहरा बना के सामने खड़ा कर देता है। आपको पाकिस्तान धोखा दे रहा है, आपको नहीं लग रहा है? मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली भारत के लोगों को धोखा ना दें, भारत के लोगों को सच कहें। सच ये है कि कश्मीर की समस्या जब तक हल नहीं होगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती नहीं हो सकती। इस मसले का हल जब तक नहीं निकलेगा, कोई अमन चैन यहां पे नहीं होगा। हमारे लिए तो रोज मुसीबत है, रोज सरहदों पे फायरिंग होती है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, पुंछ में, रावलाकोट में, कभी यहां कभी वहां, दोनों तरफ से। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, एक ही समाधान हो, बातचीत हो। अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर क्या जंग करनी है? वो जंग कोई नहीं चाहता। ऑलरेडी हम जंग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसलिए भारत के लोगों को भी इस प्रक्रिया को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एंटी इंडिया एक्टिविटी करके आपके दामन में छुपता है और आप लोग उसको छुपने की स्पेस देते हो। कौन सी एंटी इंडिया एक्टिविटी है? देखिए, कश्मीर की समस्या की हल बात करने को एंटी इंडिया एक्टिविटी है? मेरा तो ये मानना है कि भारत के हित में ये बात है। और जो नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगें क्यों हुई? 71 में, 75 में, करगिल में, जो भी हुआ, क्यों हुई? ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, कश्मीर के लिए। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर इस मसले को हल करना है तो बातचीत करनी है। ये तो भारत के हित में है। भारत का फौजी बजट जो है वो $45 बिलियन चला गया है, डिफेंस बजट। क्यों? कौन सा मुद्दा है भारत का? कश्मीर है। अगर वही पैसा भारत के लोगों के लिए खर्च किया जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि भाई 5 साल के कम जो भारत में बच्चे हैं, 40% बच्चे जो है मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनके पास खाना नहीं है। तो क्यों आप फौज और न्यूक्लियर हथियार हमें क्यों चाहिए? हम तो अमन में रहना चाहते हैं, इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। जिस तरीके से इंडिया के और जितने स्टेट्स हैं वो जिस तरीके से इंडिया के अंडर में हैं, हुर्रियत ये मानती है कि जम्मू और कश्मीर भी उसी तरीके से इंडिया के अंडर में है और हम सब एक पॉलिटिकल प्रोसेस के हिस्सा होंगे जो हिंदुस्तान के अंदर होगा। आप देखिए कैसे वहां पर सब कुछ बदल जाएगा। आप क्यों नहीं ये मानते? आप क्यों पाकिस्तान की राग अलापते हैं? नहीं, पाकिस्तान के राग कोई नहीं अलाप रहा है। हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि वो आपस में फैसला करें। आप एक तरफ तो कहते हैं हम पाकिस्तान की आराम नहीं अलाप रहे और दूसरी तरफ बिना इनविटेशन के आप लोग एकदम तैयार बैठे हुए थे कि हम किसी तरीके से भी उनसे जाके मिले। तो क्या बात कर रहे हैं आप? इनविटेशन के बगैर क्यों जाएंगे? हम तो कह रहे हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने हुर्रियत को बुलाया है, भारत भी बुलाए। जिस तरह से अडवाणी साहब ने हमको दावत दी, वाजपेयी साहब ने दावत दी, मनमोहन सिंह साहब ने दावत दी, हम गए, हमने बात कही और वही बात हम यहां भी कहते हैं, दिल्ली में भी कहते हैं, पाकिस्तान में भी कहते हैं, अमेरिका में भी कहते हैं। मीरवाइज, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में मीरवाइज उमर फारूक। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।